हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और इसके लिए मेरे साथ साथ बहुत ही औसम टीम आप लोगों को नजर आ रही होगी और आप इनके साथ में बहुत ही ईमानदारी के साथ में अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ओके, तो आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक एक चीज को समझ चुके हैं। तो सर आज हम क्या देखने वाले हैं, तो सीधी सी बात है भाई साहब, जो आज हम देखने वाले हैं वो है कि एनसीईआरटी के अंदर और क्या क्या दिया हुआ है और कौन कौन सी चीजें जो हमने अभी तक स्किप कर दी है, आज सारी की सारी चीजें अपन यहां पे लेकर के आएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, तो फटाफट से आ जाओ, स्टार्ट करेंगे अपन। ओके, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वगैरह देखेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो हमारे रिमेंबर पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लस इसके अलावा जो पीछे की तरफ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं ना बेटा, चाहे वो न्यूट्रिशन इन प्लांट हो चाहे वो न्यूट्रिशन इन एनिमल हो, दोनों के क्वेश्चंस वगैरह अपन आज ही देख लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, कागज कलम उठा लो फटाफट। ओके, जो भी आपके नोट्स वगैरह आप जिसमें बना रहे हो फटाफट से आ जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वही काम करना होगा जो मैं आप लोगों से हमेशा करवाता हूं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या कर देना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, चले आगे। हो गया होगा, रेडी हो गए होंगे, है ना। अच्छा, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं ना, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में, चाहे फोटोसिंथेसिस के बारे में, चाहे मैं आप लोगों से डाइजेशन के बारे में कहूं, तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ओके, और अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन को लेकर के 6 लेक्चर ले लिए और आज जो हमारा है वो 7th नंबर का लेक्चर है। बताओ, 7th क्लास और 7th क्लास के अंदर ही 7 नंबर का लेक्चर, और जिसके अंदर हम लोग ओनली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बारे में रीड करेंगे। ओके, प्लस जो रिमेंबर पॉइंट्स है उनको एक एक बार देखेंगे कि या हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा। ओके, और कोई चीज रह रही होगी तो आज वो हमारे सामने आ जाएगी। ओके, टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी चीज रह जाएगी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कराऊंगा। ओके, चले आगे। तो आप लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बता रहा हूं कि अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अगर 7th क्लास की अपन बात करते हैं तो 7th क्लास के लिए जो कोड यूज करना है वो कौन सा है बेटा, वो है t.me/ttb07। ये क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये डायरेक्टली क्या होगा, इस कोड के जरिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और यहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है बेटा सैंपल पेपर्स, डीपीपीस और स्टडी मटेरियल। आप इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, देखो 6th क्लास के लिए अलग है t.me/ttb06, 7th क्लास की अगर मैं बात करूं तो t.me/ttb07, 8th क्लास के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है। फटाफट से आ जाओ बेटा, फिर आगे चलेंगे अपन। ओके, रेडी हो जाओ यार, आ जाओ। ठीक है, फटाफट से रेडी होना है। और ध्यान रखना है वो ये कि न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है बहुत बढ़िया चैप्टर है। ओके, वैसे भी आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ाया है। ओके, एज इट इज 10th क्लास की एनसीईआरटी उठा करके देख लेना आज घर पे जाकर के, मतलब घर पे तो हो ही सही आप लोग, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार 10th क्लास की एनसीईआरटी को उठा करके देखोगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमने किस लेवल की स्टडी करी है, वो भी 7th क्लास के अंदर। जब 7th क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोच करके देखो कि हमारा लेवल कितना एडवांस हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने ही बनाने हैं। और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है www.talkingtextbooks.in। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आपकी जो रिलेवेंट क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 6th क्लास के लिए है यहाँ पे बेटा, तो 6th क्लास के अंदर आप लोगों को क्या क्या अवेलेबल है, ध्यान से सुनना, वो है स्टडी मटेरियल। ये 7th क्लास के लिए भी है, ये 8th क्लास के लिए भी है, ये 9th क्लास के लिए भी है, ये 10th क्लास के लिए भी है। तो सभी चीजें देखिए आप एक बार। स्टडी मटेरियल की बात कर सकते हैं अपन, रिकॉर्डेड क्लासेस की बात कर सकता हूं, होमवर्क वगैरह, प्लस बाई वीकली क्विजेस वगैरह हैं।
इसके अलावा पेरियोडिक टेक्स्ट वगैरह, प्लस इसके अलावा आप लोग मेरे साथ यहाँ बने हुए हो, मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवा रहा हूं। ओके, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा मात्र 9000 में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो बाय नाउ पे जाने के बाद में जब आपके पास में सेकंड नंबर की विंडो आएगी बेटा, ये वाला पेज आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब आप कहोगे सर ये 30% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को कोड यूज करना है बेटा, वो है VR लाइव। ये कोड जैसे ही आप यूज करोगे VR लाइव, ठीक है, अब जैसे ही आपने ये कोड यूज करा तो आप लोगों को इसमें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको 9000 पे नहीं करने हैं, अब आपको 9000 में से 2700 डिडक्ट करने के बाद में मात्र आपको 6300 पे करने हैं और उसमें आप लोगों को ये सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। सोच करके देखो एक बार, मात्र 6300 में। ओके, ये 6 क्लास के लिए है। ओके, अब आप लोगों को क्या करना होगा, बाय पैकेज करना होगा। बाय पैकेज पे जैसे आप आओगे तो अमाउंट वाला 3rd नंबर का पेज ओपन हो जाएगा और जैसी आपकी सुविधा हो आप उस अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से। जैसा आपको सही लगे, जो आपको ठीक लगे, उस हिसाब से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे। और अगर किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका समाधान और उसका सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा, इस नंबर पे मिलेगा बेटा। ओके, 9549041111। ओके, आई होप क्लियर होगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। अपने नोट्स को आपको अपने सामने रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा ये तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। चलें आगे। चलिए ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है एनसीईआरटी के बारे में, और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वगैरह देखेंगे, प्लस चेक पॉइंट्स वगैरह देखेंगे, जो भी हमारी समस्या उसके अंदर रहेगी। कहने का मतलब जो पीछे के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ओके, चलें आगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वही I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। फटाफट करो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समस्या आने वाली। देखो समझना हमें पड़ेगा, क्योंकि क्या है 6th क्लास से हम लोग 7th क्लास में आ चुके हैं, हम थोड़े से एडवांस हो चुके हैं। अब एडवांस हो चुके हैं तो हमें स्टडी भी थोड़ी सी एडवांस करनी पड़ेगी बेटा। ओके, ऐसा नहीं कि सर एनसीईआरटी में तो दिया हुआ ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि कई बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी में तो ऐसा दिया हुआ ही नहीं है। अरे भाई एनसीईआरटी में नहीं दिया तो क्या, अगर ज्यादा स्टडी कर लेते तो एलर्जी हो जाती है क्या, मुझे एक बार बताओ, क्या अंदर समाती नहीं है क्या, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना, सीधी सी बात है। कितना ही पढ़ो, ज्ञान का भंडार, दिमाग की कैपेसिटी बहुत है हमारे पास। ओके, चले आगे। आई होप आप लोगों ने कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया होगा। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। चलें आगे। तो आज हम जो देखने वाले हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड आया है जिसका नाम है सेल। आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी को सामने रख करके देख लेना, उसमें आप लोगों को ये वाली जो इमेज है आप लोगों को एज इट इज नजर आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि यार ये सेल तो सर ने समझाया नहीं, कोई बात नहीं, आज समझाएंगे ना हम लोग। ठीक है, और यही चीज हम लोग हर चैप्टर के लिए रखेंगे। जब लास्ट वाले, जब सारे चैप्टर्स हो चुके होंगे, मतलब सारे के सारे लेक्चर्स हो चुके होंगे ना, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन सी चीज स्किप हो गई है, वो अपन देखेंगे। एडवांस लेवल तो देख ही रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना भाई, एडवांस लेवल तो देख ही रहे हैं ना। चलो ठीक है, सेल के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बेटा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब यह है कि सेल सबसे छोटी इकाई होती है, सेल सबसे छोटी यूनिट होती है। अब आप पूछोगे सर ये सेल है क्या, पहले सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को समझो आप लोग। सेल क्या है, मैंने आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट, जब आप थोड़े से और एडवांस हो जाओगे तो आप लोगों को एक चीज और नजर आएगी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप ये भी कह सकते हो।
बेसिक यूनिट। ओके, क्लियर है। तो हमने दो चीजें समझ ली सेल को लेकर के बेटा, एक तो समझी हमने स्मॉलेस्ट यूनिट, और हमने ये भी देखा है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। चलो ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं सेल के बारे में। तो सेल क्या है, सेल हमारे लिए स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल और बायोलॉजिकल यूनिट है। ध्यान रखना कौन सी यूनिट है बेटा, बायोलॉजिकल यूनिट है। तो तीन चीजें हो चुकी है हमारे पास में कि सेल है क्या। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, सेल एक बेसिक यूनिट होती है, और सेल ही है जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का फंडामेंटल और हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अब एक बात बताओ मुझे, जब सबसे छोटी यूनिट सेल है तो सारे के सारे एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी कि नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि ध्यान से सुनना कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, हम किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं। अब सोच करके देखो, सेल से मिलकर के बने हुए, सेल से मिलकर के बने हुए हैं हम लोग, और सेल जब आपस में बहुत सारी सेल हो जाएंगी तो क्या बनाएंगी, टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाएगा बेटा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। अब आप लोगों को ये चीज बतानी है जो यहां पे हमारे दी हुई है एनसीईआरटी में। तो जब सेल की डिस्कवरी हुई तो रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी, और जिससे आपको यहां पे इमेज नजर आ रही है ना, एज इट इज इसी तरीके से इमेज थी इसकी। ओके, ऐसी ऐसी इमेज थी, जैसा आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, इस टाइप से इमेज नजर आ रही ना पूरी की पूरी। इस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी डिस्कवरी करी। ओके, और जब इन्होंने डिस्कवरी की तो ध्यान से सुनना, इस छोटे से कंपार्टमेंट को, इस छोटे से यूनिट को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और ये सेल जो वर्ड है किससे मिलकर के बना हुआ है, सेला वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर ये सेला वर्ड कहां से आया है, ये जो सेला वर्ड है ये आया है, लैटिन वर्ड है बेटा। कौन सा वर्ड है ये, लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है छोटे छोटे कमरे। क्लियर है, क्लियर है, नहीं हुआ, अच्छा चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये तो थी बात किसकी, सेल की। अब फटाफट से यहां पे आ जाओ। सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर स्ट्रक्चर हो, चाहे फंक्शंस हो, चाहे हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रही है बेटा, सेल पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि सेल ही कंसिस्ट होकर के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेल है, ये वर्ड आया कहां से, ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से। ओके, जो लैटिन वर्ड है वो है सेला, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने कोई ना कोई मल्टीप्लेक्स देखा होगा, मल्टी बिल्डिंग देखी होगी, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलकर के एक बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्कुल कंफर्म है ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलकर के एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी सेल्स मिलकर के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। क्या होता है, छोटी छोटी सेल्स मिलकर के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। ध्यान से सुनना, फिर से समझा दूंगा, लेकिन यहां तक कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई समस्या होगी। चलो ठीक है, फटाफट से देखो, एक बार और समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ओके चलो ठीक है, फिर से समझते हैं एक बार और। ओके, मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई कमी रहनी चाहिए। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है। और ये जो सेल वर्ड है किससे आया है, सेला वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। ओके, अब ये छोटे छोटे कमरे या छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलकर के एक मल्टी बिल्डिंग बनाते हैं।
बनाते हैं कि नहीं बनाते? वैसे ही सेल मिलकर के पूरी की पूरी बॉडी बनाती है। वैसे ही सेल मिलकर के क्या बनाती है? पूरी की पूरी बॉडी बनाती है। अब एक बार बताओ, क्या कोई भी एक्टिविटी हो हमारी बॉडी के अंदर, क्या उसमें सेल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है क्या? जब सेल से मिलकर के कोई चीज बनी है तो कोई सी भी एक्टिविटी हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगी? सेल पार्टिसिपेट करेगी। ओके, और सेल को डिस्कवर किसने किया था? मैं आप लोगों को बता चुका हूं, रॉबर्ट हुक ने। ओके, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। और इसके मिड पार्ट में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर नजर आती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है बेटा? न्यूक्लियस कहा जाता है। और सेल के अंदर, ध्यान से सुनना, सेल के अंदर एक ये इस तरीके से क्या होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। अब आप लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, वो है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन हम लोगों ने जो है फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट भी देखा था। और क्लोरोप्लास्ट में हम लोग इस वर्ड से बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाहर की बाउंड्री है, जो बाहर की सरफेस है, जो बाहर की तरफ आपको दीवार नजर आ रही है, इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या सेल की बाउंड्री। क्लियर है? बस यही हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, अब और भी ज्यादा एडवांस जो है, आप लोगों को यहां पे इमेज नजर आ रही है, ये देखिए फटाफट से। ओके, इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई और ये पूरा का पूरा आप लोगों को लिख लेना है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, सेल की अगर अपन बात करें तो सेल क्या है? फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है। किसकी? ऑर्गेनिज्म की, यानी कि हमारी। इसमें कोई समस्या है क्या? सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया, सेल साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्लियर होगा, है ना? मैंने साइटोप्लाज्म के बारे में बताया ना आप लोगों को। अरे भाई, जेली जैसा जिससे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, सीधी सी बात है। ओके, क्लियर है? एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चलो आगे। सेल के बाद में हम आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। कहने का मतलब किसका यूज होगा? लाइट का यूज होगा। किसका यूज होगा बेटा? लाइट का यूज होगा। किसके लिए? फूड के लिए। फूड बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? लाइट का यूज करेंगे। ओके, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किन में होती है? सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और हम लोगों ने देखा था कि सन से जो सनलाइट आती है वो कहां पे जाएगी? प्लांट्स वगैरह के ऊपर जाएगी। और प्लांट्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। ओके, और स्टोमेटा जब ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, वो कौन सी सेल होती है? गार्ड सेल्स होती है। कौन सी सेल होती है बेटा? गार्ड सेल्स होती है। देखो ध्यान से सुनना, ये तो है स्टोमेटा। आप अपनी एनसीईआरटी को सामने रखना, आपको नजर आ रहा होगा ये वाली इमेज। ओके, ये जो छोटा सा छेद है, ये जो छोटा सा पोर है, इसे कहा जाता है स्टोमेटा। अब इसी को यहां पे इन्होंने जो है बताया हुआ है, इसमें होती है बेटा इस टाइप के सेल्स, इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। ओके, ये क्या है? गार्ड सेल्स हैं। और गार्ड सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनना, इनमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये किस में हो रही है? ये पूरी की पूरी लीफ के अंदर हो रही है। और लीफ ही तो है जो क्या करती है? सन से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है ना? क्लियर है? आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर ग्रीन प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे और उसको क्या कर देंगे? जो रॉ मटेरियल होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा? उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, C6H12
O6, है ना, यही होता है। चलें आगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत आराम से चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। यार मैं आप लोगों को ऑलरेडी टीथ के बारे में बहुत कुछ समझा चुका हूं। जैसा कि हम लोगों ने जब क्लास ली थी तो क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जो ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है, जो सबसे हार्ड पार्ट है, उसे कहा था हम लोगों ने इनामिल। अब आप लोगों को एक चीज और बताई थी मैंने, वो ये कि जब हम कोई चीज ठंडी या गर्म खाते हैं तो हमें फील होता है, दांतों को भी फील होता है, तो उसका रीजन क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था बेटा कि हमारे जो टीथ हैं उसमें क्या होती है, पल्प केविटी होती है। कौन सी केविटी होती है? पल्प केविटी होती है। और पल्प केविटी में ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। और जहां पे भी ब्लड होगा वहां पे हमें किसी ना किसी का एहसास होगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए जैसे हम ठंडी चीज खाएं या गर्म चीज खाएं तो ब्लड के कारण हमें एहसास होता है। ओके। और अब मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि टाइप्स ऑफ टीथ की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं? 2 टाइप के टीथ होते हैं हमारे पास में। एक होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं हमारे पास में परमानेंट टीथ। और इनके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि इनका जो फॉर्मूला है आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हाफ अपर जा के बारे में है, ये हाफ लोअर जा के बारे में। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। याद करो अपनी ट्रिक, फटाफट से मुझे बताओ जो अपनी ट्रिक थी, कमेंट करके बताओ जो अपनी ट्रिक थी, बताओ। और आप लोगों को ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है यहां पे नजर आ रहा होगा, क्या ये सामने वाले जो हैं इंसीजर नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है। उसके जस्ट पीछे वाली अगर मैं बात करूं तो ये केनाइन है। ओके। और उसके जस्ट पीछे की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्रीमोलार है। और पीछे पीछे वाले की बात करते हैं वो कैसे हैं बेटा? मोलार है। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ दोनों के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई थी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर में। ओके। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार और मोलार। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैं हूं। ओके। हमेशा ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो ये चीज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। चलें आगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं जो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें याद रखना है बेटा। एनिमल न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो भाई साहब एक बार बताओ, जो फूड हम खा रहे हैं या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो हमारे अंदर किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? हमारे अंदर होता है, अगर हम बात करें एनिमल्स वगैरह की तो इनके अंदर होता है हेट्रोट्रॉफिक। और प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो इनमें होता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। ये लाइन का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। नेक्स्ट हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है और किस किस ऑर्गन को जो है कंसिस्ट करता है। ओके, कंटेन करता है। देखना, हमने क्या बक्कल केविटी के बारे में नहीं देखा है क्या? बिल्कुल देखा हुआ है। बक्कल केविटी मतलब जहां पे टीथ है, टंग है, पैलेट है। इसोफेगस की अगर अपन बात करें, जब फूड एनगल्फ करने के बाद में स्टमक तक पहुंचाने का जो जरिया है वो क्या है? इसोफेगस है। स्टमक में हमारा फूड आ जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम होता हुआ फूड हमारा बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको फर्स्ट नंबर का पॉइंट और सेकंड नंबर का पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और क्या होती, जो कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है। सिलेवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन कर रही, यानी कि कहने का मतलब ये कि जो हमारे माउथ के अंदर वाटरी सब्सटेंस है ना, वो वाटर किसकी वजह से है? ये सिलेवरी ग्लैंड की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें लीवर के बारे में, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ओके। पेनक्रियास की अगर अपन बात करते हैं तो फाइनल डाइजेशन की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? पेनक्रियास की होती है बेटा। ओके, चलें आगे। मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम लोगों ने देखा है हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, सिम्बायोसिस, ये है क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही तो है। बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। ओके। जो लास्ट वाला पॉइंट यहां पे नजर आ रहा है आप लोगों को वो ये है कि भाई साहब डाइजेशन के अंदर 5 स्टेप होती हैं। और वो स्टेप कौन कौन सी होती है हमें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है बेटा। इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, लास्ट कौन सी आएगी? एसिमिलेशन और उसके बाद में इजेशन। फटाफट से देखो,
अगर इन चारों पॉइंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। 1 2 3 एंड 4 बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो हमारा माउथ है, माउथ के अंदर अगर मैं बात करूं बक्कल केविटी, तो बक्कल केविटी किस किस को कंटेन करती है? टीथ, टंग और पैलेट। और पैलेट के साथ साथ किसको कंटेन करती है बेटा? सिलेवरी ग्लैंड को कंटेन करती है। तो ये सिलेवरी ग्लैंड जो है हमारे माउथ के अंदर सलाइवा बनाने का काम करता है। ओके, और वहां पे पार्शियली डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका? स्टार्च का। ओके, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो बताया भी था। ओके, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट आता है वो ये है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है। अब जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया है फूड, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर चला जाएगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सीधी सी बात है, क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। जो फूड हमने खाया है उससे हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलें। देखो अब हमारे पास में जो चीज आ रही है वो है अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड। अब इस फूड का करेंगे क्या? हमारी बॉडी को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमारी बॉडी को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू क्या होगा? हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। हमारी बॉडी अब इसको आगे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ओके, द ग्रेजिंग एनिमल, जो ग्रेजिंग करते हैं, सीधी सी बात है, आप लोग देखना जो गाय होती है वो बैठी 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 अपने दांत को हिलाती रहती है। कहने का मतलब उनके अंदर कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? रुमिनेंट होता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि उनमें क्या होगा बेटा? लार्ज सक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। कहने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ओके, ग्रेजिंग वाला हमारे बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबा। अमीबा के बारे में भी हमने लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अमीबा क्या करता है? सूडोपोडिया फॉर्म करता है और बैक्टीरिया को अंदर ले लेगा, है ना? फिर उसका क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो कैसा होता है? होलोजोइक होता है। ओके, और हमारी बात करें तो हमारे अंदर भी कैसा होता है? होलोजोइक होता है। ओके, अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से। सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। क्या हमने सूडोपोडिया नहीं देखा है क्या? बिल्कुल देखा है। इसमें किस टाइप का होगा? रुमिनेंट टाइप का होगा बेटा। ओके, चलें आगे। चलिए अब हमारे पास में क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? बताइए यार, एक बार बताओ। सिंपल सी बात है, हमें फूड इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी का यूज किस में करेंगे हम लोग? किसी भी टाइप की एक्टिविटी के लिए। कहने का मतलब अगर मुझे रन करना हो, स्विम करना हो, मुझे कुछ भी करना हो तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को गेन करने के लिए हम क्या खाते हैं? हमारा फूड लेते हैं। सीधी सी बात है। ओके, इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डेंटिंग पेंटिंग वाला कोई काम हुआ, कहने का मतलब यह है कि कोई भी टूट फूट हो रही है तो उस टूट फूट को रिपेयर करने का काम किसका है? हमारे फूड का ही तो है। ओके, फटाफट से देखो इसका आंसर क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प इन ग्रोथ। सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। बिल्कुल सही बात, जिसका हम यूज किसमें करते हैं? चाहे रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे राइजिंग हो। नेक्स्ट हम बात करें, फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग। बिल्कुल सही बात, जो डैमेज पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। जो मान लीजिए कोई भी अगर मौसमी बीमारियां हम लोगों को आकर के घेर ले और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी ज्यादा बड़ी। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? हमारा फूड ही बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ, इन दोनों को बताइए कि भाई ये क्या है? पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पैरासाइट की अगर मैं बात करूं तो पैरासाइट में मैंने आप लोगों को बताया था प्लस माइनस प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। सेप्रोट्रॉफ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था रोटन। कहने का मतलब
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेने वाले। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा। अब देखो फटाफट से इसका आंसर। पैरासाइट आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था कसकटा। ओके, मॉस्किटो वगैरह की अपन बात करें तो मॉस्किटो आया आपको काटेगा, वही चीज है। नेक्स्ट अपन बात करें सेप्रोट्रॉफिक, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे अपना फूड गेन करते हैं। देखते जाओ फटाफट फटाफट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? बताइए आपको कैसे पता लगेगा। ध्यान से सुनना बेटा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उस एक्टिविटी में हमें क्या करना होगा, हम लोगों को लीफ लेनी पड़ेगी। ओके, और लीफ को लेने के बाद में उसको हमें अल्कोहल के अंदर डाल के देखना होगा, प्लस उसके बाद हम लोगों को आयोडीन की 2-3 बूंदे डाल करके देखनी होगी। ओके, अगर कलर चेंज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें स्टार्च है। ओके, वही चीज लिखी हुई है, फटाफट से देखो। The presence of starch in leaves can be tested by iodine test. इसे क्या कहा जाता है बेटा, आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। when, एक मिनट, when we remove chlorophyll from the leaf by boiling it in अल्कोहल। अल्कोहल में हमें क्या करना होगा, उसको गर्म करना होगा और उसके बाद में आयोडीन की 2-3 ड्रॉप डालनी होगी। इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि जब प्लांट्स होते हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जब एक्सेस अमाउंट में स्टार्च वगैरह अगर फूड बन जाता है, एक मिनट, जब एक्सेस अमाउंट में फूड बनेगा तो वो फूड किसकी फॉर्म में कलेक्ट होता है, स्टार्च की फॉर्म में कलेक्ट होता है। और स्टार्च क्या है, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट। ये ओके, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर की थी। ओके, चले आगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो ये, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। बताइए किस तरीके से। अरे यार, जस्ट अभी इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। और इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, CO2 और H2O। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या है, C6H12O6। ओके, क्लियर, चले आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। बिल्कुल सही बात है, जो भी फूड है वो किससे मिलकर के बन रहा है बेटा, प्लांट से ही मिलकर के बन रहा है, चाहे वो हर्बीवोर्स हो चाहे वो कार्निवोर्स हो। और प्लांट्स के बारे में हम लोग जानते हैं वो किसका यूज करते हैं, सन का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद में यहां से तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक फूड पहुंच चुका होता है। तो हम लोग जो हैं अल्टीमेट किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए फटाफट से, ग्रीन प्लांट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, बताओ। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंस दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड ऑटोट्रॉफ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। प्लांट्स जो होते हैं वो फूड को किसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। ओके, सी नंबर का जो है हमारे पास में वो है, द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या कहा जाएगा, क्लोरोफिल कहा जाएगा। फटाफट से बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। ऑटोट्रॉफ्स, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टार्च, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेंगे प्लांट्स और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट फटाफट इनके बारे में डिस्कस करते चले जाते हैं। ओके, अब आप लोगों के पास में जो है वो है अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर ट्यूबुलर स्टेम। बताइए ट्यूबुलर स्टेम की तरह कौन सा प्लांट होता है, क्या हमने देखा है क्या, बताओ मुझे फटाफट से। और वो क्या होगा, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होकर के अपना फूड एब्जॉर्ब करेगा। बताओ फटाफट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं इसमें ही। अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताओ
ऑटोट्रॉफिक भी होगा और हेटेरोट्रॉफिक भी होगा। ऐसा कौन सा प्लांट है बताओ? द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस। अच्छा ये तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये तो होता है स्ट्रोमेटा। अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना है, और मैंने आप लोगों को जब ये वाला क्वेश्चन समझाया था तो मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी दी थी, वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया था। अरे भाई कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, फ्लाई ट्रिप वगैरह हैं, पिक्चर प्लांट्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, और अगर हम बात करें जो ट्यूबुलर स्टेम होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के अपना फूड लेता है, उसे कहा जाता है कसकटा। ओके, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। कसकटा, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स एंड स्टोमेटा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ये होता है कसकटा। ओके, देखो आप उस पूरी तरीके से दूसरे प्लांट को इसने क्या करा, घेर लिया। ठीक है ना, देखो येलो ही है, बिल्कुल सही बात है। चलें आगे। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स देखिए किस तरीके से, जहां पे कोई भी इंसेक्ट आएगा, जैसे ही यहां पे कोई इंसेक्ट आएगा ये क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स है। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट स्ट्रोमेटा, यहीं से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है और ट्रांसपिरेशन होता है। बिल्कुल पढ़ा है हम लोगों ने। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ, अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ, बताइए फटाफट, ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक या होस्ट? बताइए 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 बताइए। अमरबेल, अरे अमरबेल भी एग्जांपल है किसकी जैसा, कसकटा के जैसा, ये भी पैरासाइटिक ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्लांट्स विच ट्रेप एंड फीड ऑन इंसेक्ट नोन एज पिक्चर प्लांट, जो क्या करता है, इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड होता है। अब आप लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए मुझे, बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, यार ये तो मतलब है ना, है मतलब आप लोगों को आना चाहिए यार। अच्छा, क्लोरोफिल किसमें होता है मुझे बताओ? क्लोरोफिल की बात करते हैं, बैक्टीरिया में होगा, हेटेरोट्रॉप्स में है, पिक्चर प्लांट्स में है, लीफ में है। तो क्लोरोफिल की अगर अपन बात करते हैं तो लीफ के अंदर होगा। ओके, नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं, नाइट्रोजन किसमें होगा, कमेंट करो फटाफट। नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन किसमें होता है बेटा, नाइट्रोजन होता है बैक्टीरिया में। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें अमरबेल, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, अमरबेल किसका एग्जांपल है, पैरासाइट का। एनिमल की बात करते हैं, एनिमल क्या होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ, और इंसेक्ट्स के ऊपर कौन डिपेंड होते हैं, पिक्चर प्लांट्स, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है। क्लियर है? चलो चलो ठीक है, अब आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स देख रहे हैं, और ये ट्रू एंड फॉल्स जो है इस पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे, पक्की बात है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो जो रॉ मटेरियल है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, क्या क्या होता है वो भी नजर आ जाता है, किसके अंदर हो रहा है वो भी नजर आ रहा है। अब बताओ फटाफट से मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल गलत, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना होता है यार, ऑक्सीजन। देखो देखो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, देखो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और आ क्या रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक। देखो कैसी बात करता है यार, कैसी बात कर, सेप्रोट्रॉफिक तो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर डिपेंड होते हैं, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात, ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करें, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। क्लियर है ना बेटा? बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं अपन लोगों को, चलें चलो ठीक है, फटाफट से देखो। अब आप लोगों के ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ और सिर्फ इस इमेज से सॉल्व हो जाएंगे। विच पार्ट ऑफ प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड द एयर ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा पार्ट है बताओ, रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स एंड सेपल्स, बताओ कौन सा पार्ट है? अरे भाई ये जो है ना इसी के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है और ट्रांसपिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू, बताओ किसके थ्रू लेंगे,
अरे भाई एक बात बताओ मुझे आप लोग, लीव्स में क्या होगा? स्टोमेटा। लीव्स में तो स्टोमेटा होगा, सीधी सी बात है। उन्होंने क्या किया यहाँ पे, स्टोमेटा ना दे करके क्या दे दिया बेटा, लीव्स दे दिया। तो क्लियर है ना, स्टोमेटा होता तो स्टोमेटा हम आंसर लगा देते। ओके क्लियर, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो लास्ट के क्वेश्चन है उनको देखते हैं एक बार फटाफट से। ये तो अभी तक हम लोगों ने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल की अगर अपन बात करें तो मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर, बताओ बताओ बताओ। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बाइल जूस, या डाइजेस्टिव जूस, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस भी कह सकते हो आप या फिर बाइल जूस भी कह सकते हो, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई। क्या कहा जाता है बेटा, विलाई कहा जाता है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, बताओ 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 बताओ, फूड वैक्यूल। मैंने कहा था ना, जब जैसे ही वो किसी फूड पार्टिकल को अंदर लेगा तो उसके चारों तरफ क्या करता है, फूड वैक्यूल बना लेता है, और फूड वैक्यूल क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो वही तो चीज पूछी उन्होंने, डाइजेस्ट इट्स फूड, किसकी फॉर्म में, फूड वैक्यूल की फूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक, बताओ। स्टार्च की बात कर रहा है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, और याद रखना मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के पीछे जो पॉइंट्स दिए हैं उनमें भी बताया है कि स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में नहीं बेटा, हमारे माउथ में स्टार्ट हो चुका होता है। बिल्कुल गलत जवाब, फॉल्स है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्ड, बिल्कुल सही बात, जो गोल ब्लैडर है वही तो स्टोर करता है। द रूमिनेंट ब्रिंग बेक होलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चीव इट सम टाइम, बिल्कुल सही बात। जो रूमिनेंट के अंदर होता है वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में क्या करने लगते हैं, जुगाली करने लगते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, गाय वगैरह को देखा होगा अपने बाहर, वो क्या होती है, बैठी 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 अपने मुंह को चलाती रहती है, वही चीज है। ओके क्लियर है यहां तक, चलें आगे। चलिए अब आप लोगों के पास में जो क्वेश्चन है, मुझे आप थर्ड नंबर का ए और बी फटाफट से बताओ। थर्ड नंबर का ए और बी बताओ बेटा फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, बहुत सारे। थर्ड नंबर का ए और बी दोनों बताओ फटाफट। फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट इन, बताओ। देखो जो फैट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है ना। और अगर हम बात करें, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्ब्ड इन मेनली लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके अब फटाफट से मेरे को बताइए, कॉलम 1 और कॉलम 2 को अपन को मैच करना है। फूड कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें तो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरीके से शुगर ही तो है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एमिनो एसिड। फैट की अगर अपन बात करें तो सिंपल फॉर्म क्या है बेटा, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल। ओके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर विलाई, देखो विलाई जो होते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। जब फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हमारे फूड से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ओके वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ओके जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं इनर वॉल नोन एज विलाई। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये वाली चीजें। ठीक है ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ओके
चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7 की जगह 6 तो आया ही नहीं। ओ चलो कोई बात नहीं। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड एंड विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट डाइजेस्ट? एक बार बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाइल जूस होता है वो लीवर में होता है, और लीवर में कहां पे, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है गोल ब्लैडर। क्या कहा जाता है बेटा? गोल ब्लैडर कहा जाता है। ये पूरा का पूरा लीवर है, ओके। और यहां पे क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसे कहा जाता है ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहां पे कैसा एनवायरनमेंट होता है, मैंने आप लोगों को बताया था HCl की वजह से कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है ना, इसकी वजह से। और बाइल जूस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करता है, वही चीज यहां पे लिखी हुई, फटाफट से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट बट बाय ह्यूमंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रूमिनेंट में क्या होता है, रूमिनेंट टाइप का जो डाइजेशन होता है बेटा, उसमें क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मतलब लार्ज सक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ओके। और उसमें क्या होता है, फूड को अपन बाद में भी, मतलब अगर जैसे गाय वगैरह की बात करूं मैं, बफेलो वगैरह की बात करूं, तो इनमें क्या होता है, वो बाद में भी इसको क्या कर सकती है, चबा चबा करके उसको डाइजेस्ट कर सकती है, सीधी सी बात है, ओके क्लियर। आगे बढ़े। Cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants. Ruminants have large suck-like structures between small intestine and large intestine. बस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाइल जूस किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ओके। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, क्लियर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? क्योंकि ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म होती है, इसको आगे डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए एज इट इज जैसा हमारी बॉडी में जाता है तो हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, बस और कुछ नहीं। वही चीज लिखी, बिकॉज इट इजीली ब्रेक डाउन in the cell with the help of oxygen which provides instant energy to the organism. Glucose does not need digestion, it is directly absorbed into the blood, और इसी वजह से हमें क्या होता है, डायरेक्टली एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या कहा जाएगा, चीविंग ऑफ फूड क्या कहा जाएगा, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया क्या कहा जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां होगा, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहां होगा? बताओ फटाफट से, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है हमारे पास में, बताओ। हमारी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिए, फटाफट से मुझे आप बताओ। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बताओ बेटा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। चबाने का काम कहां होगा, हमारे माउथ के अंदर होगा। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहां होगा, क्योंकि हाईली एसिडिक मीडियम कहां होता है, स्टमक के अंदर होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहां होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। अब आप लोगों को बताना है अमीबा और ह्यूमन के अंदर कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस। तो सिमिलरिटी की अपन बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक, उसमें भी है, होलोजोइक हमारे अंदर भी डाइजेशन की 5 स्टेप्स होती है, उसके अंदर भी डाइजेशन की 5 स्टेप होती है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बेटा कि जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो डाइजेशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, हमने जो खाना खाया है उसका जो डाइजेशन हो रहा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म होती है। वही चीज आप लोगों को बतानी है, ओके। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। फटाफट से देखो। डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो जैसा कि एक डिफरेंस और है बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया यार, सूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स डाइजेशन भी कहते हैं। मतलब देखा होगा आप लोगों ने, वो क्या करता है, कोई भी फूड पार्टिकल जो होता है उसके पास में आएगा तो क्या करेगा, सूडोपोडिया फॉर्म करेगा और उसको एनगल्फ कर लेगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो फटाफट से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने, 1 मिनट, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये क्या है, पूरा का पूरा पता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
हो जाती है, कई कई बार गड़बड़ हो जाती है। ओके, मैं एक बार फिर भी देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टमक, इसके सामने लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, क्लियर है? ध्यान से देखते जाओ। अब मुझे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना, बताओ फटाफट से, बताइए बताइए बताइए। अच्छा, सिलेवरी ग्लैंड का क्या काम है मुझे बताओ? सिलेवरी ग्लैंड का सीधा सा काम होता है सलाइवा का सिक्रेशन करना। ओके, तो फर्स्ट नंबर का जो मिलान होगा वो थर्ड नंबर से होगा। स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक का क्या काम है बताओ फटाफट? बाइल जूस का सिक्रेशन? नहीं, बाइल जूस का सिक्रेशन तो लीवर का काम है। तो स्टमक का क्या काम है? एसिड रिलीज करना। वेरी गुड। देखो, स्टमक जो होगा वो क्या करेगा? एसिड को रिलीज करेगा। सिलेवरी ग्लैंड का क्या काम होगा? सलाइवा का सिक्रेशन करना। लीवर की अगर अपन बात करें तो बाइल जूस का सिक्रेशन करना। रेक्टम की हम बात करें तो स्टोरेज, ध्यान सुना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा हमारी बॉडी के अंदर, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका स्टोरेज करने का काम किसका है? रेक्टम का। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान रखना है, पूरा का पूरा बिल्कुल सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब उसमें बताया गया है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा लेबलिंग करनी है। तो ये लीजिए, पूरा का पूरा लेबलिंग करना है आप लोगों को। ओके, सिलेवरी ग्लैंड है, ये टंग है, ये टीथ है। इसके अलावा एपिग्लोटिस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो क्या करती है? सेपरेट करने का काम करती है फूड को और एयर को। ओके, स्टमक है, लीवर है, गोल ब्लैडर, ड्यूडेनम, और इसके अलावा अपन इलियम की बात कर सकते हैं, कोलोन है, रेक्टम है, एनस है। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आकर के मिलती है उसे क्या कहा जाता है? सीकम। और जहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कहा जाता है अपेंडिक्स। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कैन वी सर्वाइव ओनली रो लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रासेस? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई साहब। हम लोग इनके ऊपर डिपेंड हो ही नहीं सकते। एनिमल थोड़ी ना है हम लोग। एक बार बताओ, गाय वगैरह की बात करें तो वो तो इजीली डिपेंड हो सकती है, लेकिन अगर हम हमारी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है, ग्रास वगैरह के अंदर जो सेल्यूलोज होता है, उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, सीधी सी बात। ओके, चलिए, अब एनसीईआरटी के पीछे जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्लोरोफिल एंड सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पे वो ये है, केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। हम ऑलरेडी पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देख चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना। ओके, अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ओके, तो आज जो हमने देखा है वो है एनसीईआरटी के बारे में। ओके, और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने लगभग सबको सॉल्व करवा दिया है। एक बार आपको वापस से रीड करना है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को मुझे बताना है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट चैप्टर की बात करना चाहता हूं मैं, वो ये है कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में हम ओनली अभी इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। ओके, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।